अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्जरी पेपर नंबर 4 SK21 वॉल्यूम 2। So, a 25-year-old male presents with numbness and tingling in the first dorsal web space of the foot after mid-shaft tibial fracture. Which nerve is most likely injured? तो 25 ईयर जिसको है नमनेस और टिंगलिंग इन द डॉर्सल वेब स्पेस, तो डॉर्सल वेब स्पेस को कौन सप्लाई करता है? दैट इज़ योर डीप पेरोनियल नर्व। अगर फर्स्ट डॉर्सल सारे डॉर्सम ऑफ द फुट को सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट डॉर्सम वेब स्पेस को, ठीक है, उसको डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। डीप पेरोनियल नर्व जो है दैट सप्लाइज द डॉर्सल वेब स्पेस एंड इट कॉजेज डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है डॉर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई करता है एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है। अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ शोल्डर पेन व्हेन ट्राइंग टू comb hair and reach behind the head. On examination there is weakness in initiating arm abduction और टेंडरनेस ओवर द शोल्डर। तो इसमें कौन सा मसल आपके साथ इन्वॉल्व है? तो इसमें आपने सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो याद रखनी है कि ही कैन नॉट इनिशिएट आर्म एबडक्शन। तो बिल्कुल फर्स्ट वाला मसल उसका डैमेज्ड है, इनिशिएट नहीं कर सकता एबडक्शन को, दैट इज़ योर सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस 0 to 15 डिग्री एबडक्शन करता है। तो इनिशियल एबडक्शन नहीं हो रही तो सुप्रास्पाइनेटस इज़ इंजर्ड। Chronic alcoholic patient presents with severe vomiting followed by hematemesis. एंडोस्कोपी पे आपको लीनियर म्यूकोजल टीयर एट द जी जंक्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर होगा? तो जब भी आपके साथ अल्कोहलिक पेशेंट हो और उसको वॉमिटिंग हो, सिंपल वॉमिटिंग में तो हम कहते हैं कि सारा एसिड बाहर निकल गया है, इट बिकम्स मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। लेकिन अगर अल्कोहलिक पेशेंट हो और उसको वॉमिटिंग फॉलोड बाय हेमेटेमेसिस, शॉक की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, तो उसमें फिर आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंसिडर करना है, ठीक है। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि सिवियर रेचिंग एंड हाइपोपरफ्यूजन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस कॉज होगा। अगर अल्कोहलिक हो या शॉक हो तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रीडोमिनेट्स। 45-year-old woman undergoing chemotherapy develops severe nausea and vomiting. She is given ondansetron. Which of the following best describes the drug mechanism of action? तो ondansetron का mechanism of action क्या है? ये आपके साथ एक 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। Patient has loss of sensation over the thenar eminence and tenderness swelling in the anatomical snuff box after a fall. What is the best diagnosis? तो इसको जो है तीनार एमिनेंस में सेंसेशन लॉस हुई है और उसको जो है टेंडरनेस स्वेलिंग है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में आफ्टर अ फॉल। तो ये स्केफॉइड फ्रैक्चर आपने इसमें कंसिडर करना है। कार्पल टनल सिंड्रोम की बात आप तब करते जब मीडियन नर्व वाज इन्वॉल्व्ड, लेकिन पेशेंट को जो है तीनार सेंसेशन लॉस हुए हैं, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, तो स्केफॉइड की इंजरी हुई है विद सुपरफिशियल रेडियल नर्व इरिटेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखो, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स टेंडरनेस जो है उसमें स्केफॉइड फ्रैक्चर होता है, सुपरफिशियल रेडियल नर्व इसके साथ वहाँ पे जो है पास करती है या रन ओवर करती है और आपके साथ कॉज करती है डॉर्सल लैटरल सेंसरी सिम्टम्स। जो तीनार एमिनेंस की सेंसेशन है, इट इज़ वाया द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है। C6 रेडिकुलोपैथी एक कंडीशन है, उसके बारे में आपने जानना है कि C6 रेडिकुलोपैथी जो है वो आपके साथ लेटरल फोर आर्म या तीनार एरिया में सेंसरी चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लोजली मिमिक टू C6 रेडिकुलोपैथी एज वेल। ड्यूरिंग वेस्कुलर एग्जामिनेशन ऑफ पोप्लीटल फोसा विच स्ट्रक्चर लाइज डीपेस्ट? तो पोप्लीटल फोसा में सबसे नीचे सबसे डीप आर्टरी होगी, फिर उसके बाद वेन होता है, फिर नर्व होती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर नर्व, फिर जब आप और डीप जाओगे तो आपको वेन नज़र आएगी और आर्टरी आपको सबसे नीचे डीपेस्ट नज़र आएगी, ठीक है। तो सुपरफिशियल टू डीप इज़ नर्व, वेन एंड आर्टरी। अ वुमेन who is bedridden having shortness of breath develop pulmonary thromboembolism, मोस्ट लाइकली सोर्स क्या है? तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मोस्ट लाइकली सोर्स क्या है? दैट इज़ योर फीमोरल वेन। फीमोरल वेन है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात आ गई तो आपने फीमोरल वेन के ऊपर जाना है। अगर डीवीटी की बात आ जाए तो उसमें फिर आपने पॉप्लीटियल वेन की पिक करना है। 45-year-old man presents with painful ophthalmoplegia, headache, ptosis, diplopia. Which of the following finding best confirms cavernous sinus की involvement? तो पेशेंट को ऑफ्थेल्मोप्लीजिया है, हेडेक है, टोसिस है, ठीक है, और डिप्लोपिया है। तो कौन सा कौन सी फाइंडिंग बेस्ट कंफर्म करती है कैवर्नस साइनस की इन्वॉल्वमेंट को? तो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाए तो इट बेस्ट कंफर्म्स कि ये कैवर्नस साइनस इसमें इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि ऑफ्थेल्मिक डिवीजन V1 ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व आपके साथ लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस में पड़ा होता है। अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाए तो इट डायरेक्टली पॉइंट्स टू नर्व कंप्रेशन विद इन द कैवर्नस साइनस। कॉर्नियल रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है? V1, ठीक है, जो ट्राइजेमिनल का V1 है उसकी वजह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रखो। एफेरेंट इज़ वाया V1 ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल। फिर है आफ्टर कोलोनोस्कोपी ऑन एन HbS-Ag पॉजिटिव पेशेंट व्हाट मेथड इज़ अप्रोप्रिएट फॉर डिसइंफेक्टिंग द एंडोस्कोप? तो एंडोस्कोप की बात आ गई, इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई, हेपेटाइटिस बी उसको हुआ है, फिर इंस्ट्रूमेंट को आपने किस चीज़ से डिसइंफेक्ट करना है? दैट इज़ योर 2% ग्लूटरल्डिहाइड, 1% हाइपोक्लोराइड फॉर फ्लोर, ठीक है। अ यंग मैन कम्स आफ्टर चेस्ट ट्रॉमा, ही हैज़ हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स एंड ट्रेकियल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड। हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, ये बैक ट्रायड के बारे में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको कार्डियक टेम्पोनेट में बेक्स ट्रायड होता है, लेकिन उसमें मफल्ड हार्ट साउंड, डिस्टेंडेड नेक वेन्स और हाइपोटेंशन होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मफल्ड हार्ट साउंड नहीं दिया, ठीक है, तो आपने कार्डियक टेम्पोनेट के लिए नहीं जाना, ठीक है। ट्रेकिया शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड, ये मैंने पढ़ा नहीं था। तो अगर ट्रेकिया इज़ शिफ्टेड टू द ऑपोजिट साइड दिस बिकम्स टेंशन नीमोथोरैक्स, ठीक है। तो उसमें भी सेम ट्रायड आपको मिलता है, हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स और ट्रेकियल डिविएशन, तो नीमोथोरैक्स हो गया। अगर ट्रेकियल डिविएशन की जगह ये आपको मफल्ड हार्ट साउंड देते फिर आप जाते कार्डियक टेम्पोनेट पे। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट, परकशन डल है, ठीक है। तो ये आपका कीवर्ड है इस क्वेश्चन का कि परकशन इज़ डल। ब्रेथ साउंड्स आर डिक्रीज बट ट्रेकिया सेंटर में पड़ी है। तो व्हाट इज़ द डायग्नोज? तो डल साउंड आपको किस चीज़ में मिलता है? ये आपको एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मिलती है, एक आपको हीमोथोरैक्स में मिलती है। न्यूमोथोरैक्स में आपको हाइपर रेजोनेंस मिलेगी, ठीक है। और अगर डल साउंड हुआ तो इट इज़ हीमोथोरैक्स और इट मे बी प्लूरल एफ्यूजन एज वेल, ठीक है। तो डलनेस का मतलब है फ्लूइड और नो शिफ्ट का मतलब है नो टेंशन कलेक्शन, वो छोड़े, लेकिन डलनेस कहते हैं फ्लूइड को। तो आपको फ्लूइड मिलेगा हीमोथोरैक्स में, ठीक है, और आपको जो है हाइपर रेजोनेंस मिलेगी टेंशन नीमोथोरैक्स या नीमोथोरैक्स में, ठीक है, एनी टाइप ऑफ नीमोथोरैक्स में। 22-year-old male presents after RTA with severe chest pain. एग्जामिनेशन पे ही हैज़ पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। तो ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट एंड हाइपोटेंशन। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट आपको जब भी मिला तो आपने फ्लायल चेस्ट पिक करना है, ठीक है। अ पेशेंट विद नेजल पॉलिप प्रेजेंट्स विद फंगल इन्फेक्शन शोइंग ब्रॉड नॉन सेप्टेट, इसका कीवर्ड है हाइफी। branching at right angles, the most likely causative agent is, तो नॉन सेप्टेट आपको मिल गया, दिस बिकम्स म्यूकोर। अगर सेप्टेट होता तो ये आपके साथ एस्परजिलस होता। तो नॉन सेप्टेट में ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज डेफिशिएंट इन मैकआर्डल डिजीज़ में आपको मसल फॉस्फोराइलेज की डिफिशेंसी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पिक्सरना की वीडियोस हाईली सजेस्ट करूँगा कि ये उसमें जितने भी आपके साथ ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं तो ये उन्होंने बहुत अच्छा स्केची
के वीडियोस के साथ किया है, पिक्सरना वीडियोस हैं, तो आप हाईली उसको मैं रिकमेंड करता हूँ आप उनको देखें, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन वॉन गिर की है तो उसमें G6 फॉस्फेट की डिफिशेंसी होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज पॉलीमर गिवन इन हाई अमाउंट टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, वॉन गिर की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट लाइक गैलेक्टोज जो है एंड फ्रक्टोज ये अवॉइड होते हैं because they break into glycolytic intermediate like lactase and further aggravate already raised lactate in von गिरकी। सो von गिरकी स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट आपके साथ कौन से हैं? दैट इज़ योर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। आपने von गिरकी में ग्लूकोज और ग्लूकोज पॉलीमर वाला डाइट देना है, लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट लाइक गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को अवॉइड करना है, क्योंकि वो लैक्टेट बनाते हैं जो आपके साथ सिम्टम्स को और भी वर्स कर देता है। तो दिस वाज अबाउट von गिरकी। पॉम्पी में आपके साथ लाइसोसोमल अल्फा 14 ग्लूकोसाइडेज की डिफिशिएंसी होती है, कॉजेस कार्डियोमेगेली। कोरी जो है आपके साथ डिफिशिएंसी ऑफ डिब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज की वजह से होता है। एंडरसन डिजीज़ में आपके साथ ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली होगी, और मैकआर्डल में आपके साथ होती है डिफिशिएंसी ऑफ द स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। मसल क्रैम्प और माइग्लोबिनूरिया आपको मिलती है। पेशेंट आफ्टर आरटीए कैंट अंडरस्टैंड एंड रीड, मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो पेशेंट आरटीए के बाद ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड ही कैन नॉट रीड, तो दिस इज़ वर्निकीज एरिया। अगर वो बोल नहीं सकता तो फिर ब्रोकाज एरिया, ठीक है। अच्छा, और ये ग्लोबल एफेजिया में बोथ वर्निकी और ब्रोका एरियाज आर इन्वॉल्व। इसके साथ आर्कुएट वेसिकुलस एनोमिक के बारे में भी जान लो, बिकॉज इस पे एमसीक्यूज आए थे। इसमें माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया होती है और बंदा वर्ड रिट्रीवल नहीं कर सकता। माइल्डली फ्लुएंट होता है और वर्ड रिट्रीवल प्रॉपरली नहीं कर सकता, इसमें एंगुलर गायरस इन्वॉल्व है। ग्लोबल में आर्कुएट वेसिकुलस और यहाँ पे एनोमिक में एंगुलर गायरस। 10 year old child presents with right lower quadrant abdominal pain, mild fever and nausea. On examination there is tenderness at McBurney point. अल्ट्रासाउंड पे आपको मल्टीपल इनलार्ज मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स नियर द टर्मिनल इलियम नज़र आ रहे हैं, और विद अ नॉर्मल अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स इसमें नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या हो गया? अगर अपेंडिक्स नॉर्मल है इट बिकम्स मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस क्यों है? बिकॉज इट ऑफन मिमिक्स अपेंडिसाइटिस, उसी की तरह प्रेजेंट करता है, लेकिन डिफरेंशिएटर्स क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल अपेंडिक्स था, तो ये अपेंडिसाइटिस तो नहीं हुआ, ठीक है। इन लार्ज मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स थे तो मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस की तरफ जाता है। यूजुअली ये एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद होता है, और इसकी मैनेजमेंट आपने कंजर्वेटिव करनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ऑप एनाल्जेसिक इन एस्थमेटिक फॉर पेन मैनेजमेंट? तो एस्थमेटिक में पेन मैनेजमेंट के लिए हम पैथिडीन देते हैं, सिंपल पेन मैनेजमेंट के लिए हम मॉर्फिन देते हैं, एस्थमेटिक में हम पैथिडीन देते हैं। ओवरऑल कीटोरोलैक इज़ ग्रेटर देन पैथिडीन, एस्थमेटिक में पैथिडीन देना है। एब्डोमिनल पेन और बिलियरी कॉलिक में हायोसिन देना है। अगर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो तो उसमें पैथिडीन देनी है, और ड्रग यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिव में कीटोरोलैक इज़ ग्रेटर देन पैथिडीन। एस्थमेटिक में पैथिडीन, एनेस्थेटिक इन एस्थमेटिक इज़ केटामीन। अगर एनेस्थीसिया की बात होगी और एस्थमेटिक हो पेशेंट तो फिर केटामीन देना है, ठीक है। पेशेंट वाज हैविंग फीवर, नेक पेन, ही वाज हैविंग रैश अराउंड एंकल्स, और साइंस थे मेनिंजियल इरिटेशन के। CSF पे आपको इंक्रीज प्रोटीन और न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रहे हैं मोर देन लिम्फोसाइट्स, तो न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, जो कि उसको IV सेफ्ट्राइक्सोन भी दिया है। ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई की वजह से होता है। अ 42-year-old woman is diagnosed with thyroid tumor, हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको सेल्स विद ओवरलैपिंग न्यूक्लियाई, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई इसे कहते हैं, कंटेनिंग फाइनली डिस्पर्स्ड क्रोमेटिन, इन्होंने लिखा भी है, और न्यूमरस समोमा बॉडीज़। तो ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई और समोमा बॉडीज़, आपको पीफ से समोसा आता है,
और समोमा या इसको समोसा कहो, समोमा बॉडीज़ फॉर पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, पेपिलरी कार्सिनोमा में 5 P's याद रखने हैं। इट हैज़ अ पीयरलेस प्रोग्नोसिस, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, इट हैज़ समोमा बॉडीज़ और फनेनियाई न्यूक्लियाई, और इसी तरह पी से और भी पीयरलेस प्रोग्नोसिस है और पॉपुलर पीयरलेस प्रोग्नोसिस, समोमा बॉडीज़ और फनेनियाई न्यूक्लियाई। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें बस यही आप याद रखें। ठीक है, और मेरे जहन अच्छा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और ये स्लो ग्रोइंग जो है पेपिलरी कार्सिनोमा जो है रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड होता है, स्लो ग्रोइंग है। अच्छा, और स्प्रेड वाया लिम्फेटिक, बेस्ट प्रोग्नोसिस है इसकी, फॉलिकुलर कैप्सूल को इन्वेट करता है, वेस्कुलर स्प्रेड है उसकी। सेकंड बेस्ट प्रोग्नोसिस है फॉलिकुलर की, मेडुलरी में मेन 1 मेन 2 याद रखना है, और ये कैल्सिटोनिन रिलीज़ करता है। पुअर प्रोग्नोसिस है एनाफाइलेक्टिक इज़ very poor prognosis and highly undifferentiated. 30-year-old patient presents in ER department with hypotension, BP 70 by 50, decrease carbon dioxide, decrease CVP. Which of the following type of shock? तो जब भी कार्बन का कार्डिक आउटपुट है, सॉरी, कार्डिक आउटपुट आपके साथ डिक्रीज़ होगा और CVP डिक्रीज़ होगा, BP बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और कोई RTA वगैरह के बाद बीपी कम हो गई हो तो उसमें वॉल्यूम लॉस होता है, तो दिस बिकम्स वॉल्यूम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसमें कार्डिक आउटपुट और CVP भी आपके साथ डिक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने शॉक्स को डिफ़ाइन किया है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में आपके साथ जो है वेस्कुलर रेजिस्टेंस और बेस डेफिसिट आपके साथ ज़्यादा होगी। बेस डेफिसिट और वेस्कुलर रेजिस्टेंस आपके साथ हाइपोवॉल्यूमिक में ज़्यादा होगी। ठीक है, कार्डिक आउटपुट, वीनस प्रेशर और मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन यहाँ पे कम होगी। ठीक है, कार्डियोजेनिक में आपके साथ कार्डिक आउटपुट कम होता है। ठीक है, और मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन कम होती है। बाकी आपके साथ वेस्कुलर रेजिस्टेंस, वीनस प्रेशर, बेस डेफिसिट हाई होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आपके साथ कार्डिक आउटपुट कम होगा और इसमें भी मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन कम होगी, सेम टू सेम एज कार्डियोजेनिक। और आपके साथ वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होती है, वीनस प्रेशर ज़्यादा होती है और बेस डेफिसिट भी ज़्यादा होगा। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वहाँ पे आपको वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वीनस प्रेशर कम होगा और बाकी कार्डिक आउटपुट, मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन, बेस डेफिसिट्स आपके साथ ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आपने, आप इसको यहाँ पे पॉज करके इसे ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अ पेशेंट हैव CCF develops edema due to, तो पेशेंट को CCF है, उसने एडेमा क्यों डेवलप की? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। जब भी हार्ट की बात हो तो उसमें आपने इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर याद रखना है। अगर लिवर और लंग्स, अगर लिवर और किडनीज़ की बात हो तो उसमें आपने डिक्रीज़ ऑनकोटिक प्रेशर लिखना है। ठीक है, तो ये आप याद रखो। SIT-CLD लिवर की बात हो गई तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन काज करवाता है। ठीक है, और रीनल ओरिजिन में आपके साथ एल्ब्यूमिन वगैरह लॉस होते हैं तो वहाँ पे आपको लो ऑनकोटिक प्रेशर मिलता है। ठीक है, अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन आपके साथ कम होगा। ठीक है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम में आपके साथ सॉल्ट और वाटर रिटेन होंगे। ठीक है, तो ये सॉल्ट और वाटर को रिटेन करेगा नेफ्रिटिक, नेफ्रोटिक हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया कराएगा। पीडल एडेमा CHF की बात आ जाए या हाइपरटेंशन की बात आ जाए तो उसमें आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज लिखना है। अ 41-year-old man with no smoking history develop oropharyngeal squamous cell carcinoma. Which HPV strain is most strongly associated? तो ओरल के साथ एक ओरल HPV है, एक सर्वाइकल है। सर्वाइकल में आपके साथ ये जो which HPV strain is most strongly associated, this is HPV 16। ठीक है,
8 और 16 आपके साथ हैं, ठीक है। इसमें आई गेस 8 और 16 ओरो फेरेंजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आप याद रखो कि दिस इज कॉज्ड बाय HPV-16, ठीक है, HPV-16। प्री मेलेग्नेंट लीजन ऑन वल्वा क्या है? प्री मेलेग्नेंट लीजन ऑन द वल्वा को हम कहते हैं कौन, इसको हम क्या कहेंगे? प्री मेलेग्नेंट लीजन ऑन द वल्वा, दैट इज कॉल्ड योर पेजेट्स डिजीज, ठीक है। पेजेट डिजीज को हम कहते हैं अ प्री मेलेग्नेंट लीजन है वल्वा के ऊपर, इट इज पेजेट इज ग्रेटर देन chlorosis valvi which is greater than lichen sclerosis. Woman presents with acute lower abdominal pain, hypotension and free fluid in the abdomen. Beta HCG is positive, ठीक है। तो इसको एब्डोमिनल पेन है, हाइपोटेंशन है, फ्री फ्लूइड है। तो जब भी आपको फ्री फ्लूइड मिला इन द एब्डोमिन, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें हम इमरजेंसी लेप्रोटमी करवाते हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है भी कि नहीं? अच्छा, एक्टोपिक अनस्टेबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उसमें आप इमीडिएट लेप्रोटमी करवाते हो। आई थॉट इट वाज सी सेक्शन, बट लेकिन ये इन्होंने कहा है कि लेप्रोटमी आपने करनी है और इमरजेंसी लेप्रोटमी। तो कॉन्सेप्ट इज़ करेक्ट कि सस्पेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर आपको फ्री फ्लूइड मिला, ठीक है, तो उसके लिए आपने इमीडिएट सर्जरी, और सर्जरी में आपने लेप्रोटमी करनी है। मिडल एज वुमेन प्रेजेंट्स विद एन इंटरमिटेंट ब्राउनिश ग्रीन निपल डिस्चार्ज। तो जब भी आपको ब्राउनिश ग्रीन निपल डिस्चार्ज मिला और ब्रेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ डक्टल एक्टेजिया। लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट ब्लडी एंड नॉट एसोसिएटेड विद पैल्पेबल मास, फिर भी डक्टल एक्टेजिया हो गया, ठीक है। डक्टल एक्टेजिया में आपको स्टिकी ग्रीनिश या ब्राउन निपल डिस्चार्ज मिलता है। पेरी एरियोलर इन्फ्लेमेशन इंट्राडक्टल पेपिलोमा में आपको जो है ब्लडी डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। इंट्राडक्टल पेपिलोमा में और कार्सिनोमा में आपको ब्लडी डिस्चार्ज मिलता है, और ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज की बात आ गई तो डक्टल एक्टेजिया लिखना है। कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, अभी ये इन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, लेकिन ये मेरे ख्याल से स्नेक बाइट की बात कर रहे हैं। तो स्नेक बाइट में आपके साथ हाइलोरोनिडेज और फॉस्फोलाइपेज A2, हाँ स्नेक वीनम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हाइलोरोनिडेज और फॉस्फोलाइपेज A2 आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, 28 ईयर ओल्ड with acne is prescribed deoxycycline. Which of the following describes deoxycycline primary antibacterial mechanism? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये डिऑक्सीसाइक्लिन आपके साथ 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होता है, और ये ब्लॉक करता है अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA बाइंडिंग एट द ए साइट। अगर आपने कम्प्लीटली एक्नी को एरेडिकेट करना है तो आपने इस ड्रग को 3 मंथ्स के लिए यूज़ करना है, OD वंस डेली, ठीक है। नॉर्मली क्लिनिक्स में भी ये प्रिस्क्राइब होता है डिऑक्सीसाइक्लिन। A 45-year-old woman underwent surgical excision of the left submandibular gland due to chronic cyalolith. Post-operatively, she complains of numbness on the anterior of her tongue on the same side. Which of the following nerve was most likely injured during the procedure? तो उसको एक्सिजन ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड हुई क्योंकि वहाँ पे एक सबमैंडिबुलर स्टोन था। उसके ऑपरेशन के बाद उसको नमनेस है ऑन द इंटीरियर ऑफ द टंग ऑन द सेम साइड, ठीक है। ऑन द सेम साइड की बात आ गई तो ये आपके माइंड में डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए कि दिस इज़ ऑप्शन नंबर डी, लिंगुअल नर्व, क्योंकि टेस्ट सेंसेशन जो एंटीरियर 2/3 को करती है, sorry, general sensation, तो that is lingual which is a branch of trigeminal, और जो taste sensation है वो chorda tympani which is a branch of facial nerve। तो इसको अभी numbness on the anterior of her tongue on the same side, ठीक है। which of the following was most likely injured during the procedure? तो ये लिंगुअल नहीं, ये तो आपसे नमनेस ऑन द इंटीरियर ऑफ हर टंग की बात कर रहे हैं। तो नमनेस तो सेंसेशन हुई
कि नहीं? तो अच्छा, क्रॉनिक सेलोलिथ भी था, ठीक है। तो उसमें आपके साथ मोटर फंक्शन भी इसमें लॉस हुआ है, मोटर फंक्शन इज़ लॉस, ठीक है। और जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशंस आर लॉस्ट, और जनरल सेंसेशन में लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल होता है। पर्सन प्रेजेंट्स विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन and progressive abdominal distension. Now diffuse ascites is clinically evident and diagnostic paracentesis is planned, which is the most appropriate site for ascitic fluid tap that minimize the risk of injury to inferior epigastric vessels. तो पेशेंट को जो है, ही हैज़ राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डिफ्यूज एसाइटीज़ है, डायग्नोस्टिक पैरासेंटीसिस प्लान हुआ है। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट फॉर एसिटिक फ्लूइड टैप है? तो एसिटिक फ्लूइड टैप हम कहाँ से लेते हैं? ये हम लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट 2 सेंटीमीटर बिलो, राइट लोअर क्वाड्रेंट 2 सेंटीमीटर बिलो एंड मीडियल टू द एसिस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये हम लेते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट 2 सेंटीमीटर बिलो एंड मीडियल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। हंटिंगटन डिजीज़ इन्वॉल्व डिफेक्टिव डिग्रेडेशन ऑफ विच सेलुलर कंपोनेंट? तो हंटिंगटन डिजीज़ में आपके साथ प्रोटियोसोम होगा, ठीक है, प्रोटियोसोम होगा। हंटिंगटन डिजीज़ में आपके साथ CAG रिपीट्स होते हैं, और इसमें आपके साथ हंटिंगटन प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है, जो आपके साथ इम्पेयर करता है प्रोटिसोमल डिग्रेडेशन को, और आपके साथ न्यूरोनल टॉक्सिसिटी कॉज करवाएगा। 6-year-old male infant present with recurrent episode of hypoglycemia, hepatomegaly and lactic acidosis. On examination, liver is enlarged and the child has doll-like facies, ठीक है, doll-like facies है। which of the following is the most likely diagnosis? तो आपको एक या छोटा बच्चा है, एक एज इसमें देखनी है, फिर उसको हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगैली और लैक्टिक एसिडोसिस है, ठीक है। तो टिपिकली वॉन गिर की हो गया, डॉल लाइक फेशीज भी है, तो ये वॉन गिर की हो गए। तो ये आपने अगर वो स्केची वीडियोस देख लिए तो आप इसको डायरेक्टली डायग्नोस कर पाओगे। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्रोफ्यूज रेक्टल ब्लीडिंग, विच ट्यूमर मार्कर इज़ मोस्ट रेलिवेंट? तो रेक्टल ब्लीडिंग में, रेक्टल कोलोन कार्सिनोमा में आपके साथ क्या होगा? CEA, ठीक है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में आप CEA देखते हो। अच्छा, 45-year-old man has recurrent posterior nasal bleeding from the lateral wall of the nose, posterior nasal bleeding है, ठीक है। तो इसमें कौन सी आर्टरी आपके साथ इन्वॉल्व होगी? तो दैट इज़ योर स्पीनोपैलेटाइन आर्टरी। स्पीनोपैलेटाइन आपके साथ पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग पोस्टीरियरली पड़ी होती है, ठीक है। और अगर एक पेशेंट को पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग हो फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द नोज़, तो ये पोस्टीरियरली और लेटरली आपके साथ स्पीनोपैलेटाइन आर्टरी होती है। इट सप्लाइज टू द पोस्टीरियर लेटरल नेज़ल वॉल, most common site of posterior epistaxis. 4-year-old unvaccinated child presents with fever, rash, cough, conjunctivitis, complex spot. तो ये तो इन्होंने आपके लिए बहुत आसान किया। ये आपके साथ है कॉप्लिक्स स्पॉट्स, मीज़ल वायरस, मीज़ल्स है जिसमें पैरामेक्सो वायरस आपको मिलेगा, ठीक है। ये कॉप्लिक्स स्पॉट्स आपके को टिपिकली मिलते हैं मीज़ल्स में। अ पेशेंट विद एक्यूट MI BP 80/50 है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज़ भी कोल्ड है, क्रैकल्स भी है, तो इसमें आप ये कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ जा रहा है, जिसमें हम डोपामीन डोप्यूटामीन देते हैं। अ वुमेन विद डिस्यूरिया फ्रीक्वेंसी, नो फीवर एंड नो फ्लैंक पेन। वुमेन को डिस्यूरिया है, फ्रीक्वेंसी है, नो फीवर है और नो फ्लैंक पेन है। तो ये आपके साथ क्या हुआ? दिस बिकम्स एक्यूट सिस्टाइटिस। फिर है प्रेग्नेंट लेडी ऑफ 12 वीक्स गेस्टेशनल एमेनूरिया प्रेजेंटेड विद रिगरस चिल्स एंड हाई ग्रेड फीवर। तो जब भी आपके साथ चिल्स, हाई ग्रेड फीवर आएंगे, ठीक है, रिगर्स आएंगे, और साथ में आपके साथ गेस्टेशनल एमेनूरिया की भी हिस्ट्री होगी, तो यू शुड सस्पेक्ट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। 32-year-old man has right upper quadrant pain, fever and liver abscess. Aspirate with brown anchovy paste. तो ये आपके साथ क्या हुआ? दिस इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका।
जब भी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन विद फीवर एंड लिवर एब्सिस की बात आ जाए तो हिस्टोलिटिका आपने सस्पेक्ट करना है। स्नेक वीनम कॉमनली इंड्यूसेस डीआईसी। कौन सा स्नेक आपके साथ डीआईसी कॉज करता है? तो दैट इज़ रसल वाइपर। ये भी अभी आपको जानना है, ठीक है, रसल वाइपर। बेस्ट परमानेंट थेरेपी फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो बेस्ट परमानेंट थेरेपी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हम देते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए बेस्ट परमानेंट थेरेपी रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट टर्म ड्यू टू विच causes onset of labor। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है एट टर्म, ठीक है, ड्यू टू विच causes onset of labor। तो इसमें आपने याद रखना है कि अच्छा आपके साथ एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद यूनिलेटरल स्वॉलन काफ। तो यूनिलेटरल स्वॉलन काफ में आपको क्या चीज़ मिलेगी? दैट इज़ योर CT एंजियो, दैट इज़ योर कंप्रेशन डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो ये आपके साथ जब भी स्वॉलन काफ की बात करें तो उसमें आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना है। अगर ये आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करते तो उसमें फिर उसमें आप जो है कंप्रेशन, उसमें फिर आप CTA तक करते, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम CT एंजियोग्राफी करते हैं। और अगर आपको स्वॉलन काफ का कोई हिस्ट्री मिली हो स्वॉलन काफ की, उसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना है। 32-year-old man with newly diagnosed pulmonary TB started on first line therapy including isoniazid. After 2 months, his sputum culture remains positive and drug sensitivity testing shows high resistance to INH. Which of the following most likely mechanism of resistance? तो most likely mechanism of resistance क्या होगा? ये MCQ आप ज़रा पढ़ लें, यहाँ पे आज़ान भी हो रही है। तो 32-year-old man है, उसको जो है pulmonary TB है। Started on first line therapy इंक्लूडिंग आइसोनियाजिड। 2 मंथ्स के बाद उसको स्प्यूटम कल्चर में पॉजिटिव एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग शोज हाई रेजिस्टेंस टू INH। 2 मंथ्स में स्प्यूटम कल्चर पॉजिटिव है, ड्रग सेंसिटिविटी आपको हाई रेजिस्टेंस टू INH शो कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस? तो ये रेजिस्टेंस आपके साथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके साथ ओवर एक्सप्रेशन हुई होती है ऑफ इनहिबिन ए एंजाइम, ऑफ INH एंजाइम, ठीक है। तो आइसोनियाजिड रिक्वायर एक्टिवेशन बाय द CAT-G encoded catalase peroxidase enzyme. Once activated, inhibits INHA, an enzyme involved in mycolic acid synthesis. There are 2 major mechanisms of INH resistance. A woman presents with an anterior neck swelling. तो neck swelling में भी आपने अल्ट्रासाउंड करना है, लेकिन पहले इसमें आपने ये रूल आउट करना है कि ये आपके साथ हाँ थायराइड को आपने पहले रूल करना है। एंटीरियर नेक स्वेलिंग है तो आप TSH करो, ठीक है। पेशेंट कम्स कैन नॉट फ्लेक्स DIP ऑफ इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। तो DIP ऑफ इंडेक्स और मिडिल फिंगर को पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स। तो कौन सी आर्टरी इसमें इन्वॉल्व है? कैन नॉट फ्लेक्स DIP ऑफ द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में आपके साथ वो फ्लेक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है। तो फ्लेक्सर्स कौन से हैं? एंटीरियर इंट्रोशियस है जो कि आपके साथ है ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। विच मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू सेलुलर एजिंग? तो सेलुलर एजिंग में हमारे साथ है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। अभी थोड़ी सी स्पीड देंगे, अजान की वजह से थोड़ा स्लो हो गया था मैं। अ पेशेंट डेवलप्स एनीमिया मंथ्स आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टमी। तो पेशेंट को एनीमिया है आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टमी, दैट इज़ योर विटामिन B12 डिफिशिएंसी।
55-year-old presents with severe epigastric pain and recurrent non-bilious vomiting. NG tube attempt हुआ but cannot be advanced beyond the gastroesophageal junction. The patient also reports of repeated episodes of retching. तो most likely diagnosis क्या है? ये आपके साथ है gastric volvulus. वॉल्वुलस में क्या होता है, स्टमक रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस काजिंग कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, तो सिवियर वॉमिटिंग, इनएबिलिटी टू पास एनजी ट्यूब होगी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द बुचार्ड ट्रायड जो आपको इस वॉल्वुलस में मिलता है. एपिगैस्ट्रिक पेन, रेचिंग विद मिनिमल आउटपुट. पाइलोरिक स्टेनोसिस और ड्यूडेनल एट्रीजिया आपके साथ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं डिस्टल टू द स्टमक, सो एनजी ट्यूब कैन स्टिल बी प्लेस्ड. हाइएटल हर्निया में आपके साथ रिफ्लेक्स और पेन बट डज नॉट प्रिवेंट एनजी ट्यूब पैसेज. ठीक है, इसमें भी एनजी ट्यूब आप पास नहीं कर सकते, तो आपने सिर्फ वॉल्वुलस में एनजी ट्यूब आप पास कर सकते हो. ठीक है, तो ये आप याद रखो. 23-year-old woman with type 1 diabetes presents with abdominal pain, dehydration and rapid cosmal breathing. Her ABG shows pH 7.20, PCO2 20. तो एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है आपके साथ. ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसमें एसिडोसिस है, ये आपके साथ हाई एनाइन गैप है क्योंकि बाइकार्ब भी आपके साथ कम है. ठीक है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तो इसमें आपके साथ क्या है कि विद हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस. 20-year-old man presents every spring with sneezing, watery rhinuria, nasal itching and conjunctival redness. Nasal smear is performed to identify the predominant inflammatory cells involved in seasonal allergic rhinitis. Which type is most characteristic of this condition? तो most characteristics are your eosinophils. ठीक है, एलर्जिक रेनाइटिस में आपको IgE mediated हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 आपको मिलती है जिसमें एसिनोफिल्स इंक्रीज होते हैं. पेशेंट को स्टैब हुआ है 2 सेंटीमीटर डीप एट द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस. इंटरकॉस्टल स्पेस की बात आ गई, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड एक्सिलरी लाइन. ठीक है, तो कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर टू बी डैमेज. तो इंटरकॉस्टल स्पेस में इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है, तो ये आपके साथ डैमेज होगी इंटरकॉस्टल आर्टरी. पेशेंट विद लॉन्ग स्मोकिंग प्रेजेंट्स विद इंक्रीज लंग कंप्लायंस एंड लॉस ऑफ एल्वियोलर वॉल्स. ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाला MCQ है. जब भी आपको इंटरकॉस्टल स्पेस की बात आ जाए तो इसमें आपने IVC याद रखना है, इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, IVC में भी C आता है और स्पेस में भी C आता है. ठीक है, तो इस तरह मैंने ख़ुद याद किया था. और जब आपको कोस्टल कार्टिलेज की बात आ जाए तो आपने फिर उसमें राइट एट्रियम लिखना है. सही है. अ पेशेंट विद लॉन्ग टर्म स्मोकिंग प्रेजेंट्स विद इंक्रीज लंग कंप्लायंस एंड लॉस ऑफ एल्वियोलर वॉल. व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट अफेक्टेड इन एम्फाइसीमा. तो एम्फाइसीमा आपके साथ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट होते हैं. एम्फाइसीमा आपके साथ एल्वोलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है और उसमें परमानेंट डायलेशन करवाता है. जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये आपके साथ इट अफेक्ट्स लार्जर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को नहीं अफेक्ट करता. वुमेन लिविंग इन आयोडीन डेफिशिएंट रीजन डेवलप्स डिफ्यूज थायराइड इनलार्जमेंट. तो कोई हिली एरिया पे, फॉर एग्जांपल हिली एरियाज़ में भी आयोडीन डेफिशिएंट होता है. तो अगर एक वुमेन हिली एरियाज़ लेट्स से या ऐसी जगह में रह रही है जहाँ पे आपके साथ आयोडीन डेफिशिएंट है, तो आपने क्या करना है, विच चेंज इज़ मोस्ट लाइकली आपको उसके लैब्स में क्या चेंजेस नज़र आएंगे कि TSH वहाँ पे आपके साथ ज़्यादा हुआ होगा. ठीक है, लो आयोडीन T3 T4 को कम कर देता है और उसकी वजह से TSH ज़्यादा होता है. इन पेशेंट विद एंडेमिक गोइटर विच हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इज़ एक्सपेक्टेड. तो एंडेमिक गोइटर में आपके साथ फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होती है. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है. 45-year-old patient from a region with endemic goiter presents with thyroid mass. अभी endemic goiter region से है जहाँ पे endemic goiter है, तो उसको एक thyroid mass है. बायोप्सी पे आपको प्लियोमॉर्फिक सेल्स और मेटास्टेसिस नज़र आई. ठीक है, और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी इसमें आपके साथ इन्वॉल्व्ड है.
तो ये क्या हो गई, ये आपके साथ पेपिलरी कार्सिनोमा हो गई। During a chest wall procedure, a vertical incision is made near the lateral border of the sternum. तो vertical incision हुई at the lateral border of the sternum. Which artery is most likely at risk of injury? तो कौन सी artery at risk of injury है? That is your internal thoracic artery. 16-year-old married girl presents with 8 weeks of amenorrhea, urine and serum HCG are negative. What is the most likely diagnosis? अभी इसमें मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे साथ टाइम कम होता है, हमने बहुत से एमसीक्यूज़ को कवर करना है। इसमें समटाइम्स मैं पीछे वीडियोस में उस एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, या आगे अगर मुझे टाइम मिलता है तो बीच बीच में जितनी बातें मुझे उस एमसीक्यूज़ रिलेटेड याद होती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी इसलिए मैं दीज क्लासेस आर जस्ट फॉर रिविजन पर्पसेस। इससे पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने सारा कोर्स किया होगा, आपने एंड में आके इन एसके की वीडियोस को जल्दी से देखना है ताकि जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो माय ओनली पर्पस इज़ रैपिड रिवीजन, ठीक है। दैट्स वाई आई डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, या मुझे बाज़ एमसीक्यूज़ के बारे में बहुत सी नॉलेज होती है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि देयर इज़ नो टाइम। सो 16-year-old मैरिड गर्ल है, presents with 8 week of amenorrhea, urine and serum HCG उसमें नेगेटिव है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसका डायग्नोज है हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। जब भी आपको एक यंग गर्ल मिले विद एमेनोरिया और सीरम HCG इज़ नॉर्मल या यूरिन HCG इज़ नॉर्मल, तो इसमें आपने हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया कंसिडर करना है। A man on long-term anti-TB therapy develops bilateral pitting edema. Lab shows low serum albumin. अच्छा, एंटी टीबी थेरेपी है, उसको बायलैटरल पिटिंग एडिमा है और आपको लो सीरम एल्ब्यूमिन नज़र आ रहा है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? दिस इज़ माल न्यूट्रिशन ड्यू टू क्रॉनिक इलनेस। A child presents with metabolic acidosis है, pH लेस देन 5.5 है, सीरम पोटाशियम हाइपोकेलीमिया है 2 है, बहुत अच्छा 2.5 है, फिर भी हाइपोकेलीमिया है, ठीक है। विच वो डायग्नोसिस इज़ मोस्ट लाइकली, तो एसिडोसिस भी है और हाइपोकेलीमिया भी है, तो दिस बिकम्स डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। pH 5.5 से कम होगा तो ये आपके साथ टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। उसमें इम्पेयर्ड H+ की सिक्रीशन होगी, टाइप 1 में इम्पेयर्ड H1H+ की सिक्रीशन होगी, टाइप 2 में इम्पेयर्ड बाइकार्ब की सिक्रीशन होगी, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकेलीमिया, अल्कलाइन यूरिन आपको मिलता है। फिर है ट्रॉमा पेशेंट लूजेस 1.5 लीटर ऑफ ब्लड टू मेंटेन GFR एंड कंसनट्रेट यूरिन, विच नेफ्रॉन सेगमेंट बिकम्स मोस्ट एक्टिव। तो ट्रॉमा पेशेंट है, उसने 1.5 लीटर ब्लड लूज़ किया, अगर GFR को मेंटेन करना है एंड कंसनट्रेट करना है यूरिन को, तो नेफ्रॉन सेगमेंट मोस्ट एक्टिव इसमें कौन सा होगा? दैट विल बी योर DCT, ठीक है। तो DCT आपने याद CD कलेक्टिंग डक्ट्स, आपने कलेक्टिंग डक्ट्स को याद रखना है कि हेमोरेज में आपके साथ हाई ADH होगा। कलेक्टिंग डक्ट इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट्स एक्वापोरेंस, जहाँ से मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है और वो आपके साथ यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। ऑल्सो मेंटेन्स परफ्यूजन प्रेशर टू प्रिजर्व GFR इनडायरेक्टली। तो अगर एक पर्सन ने 1.5 लीटर ब्लड लॉस किया और मेंटेन GFR एंड कंसनट्रेट यूरिन, तो कंसनट्रेटिंग यूरिन के लिए CD इज़ इन्वॉल्व्ड, ठीक है। A patient suffers a hemisection injury of the spinal cord at the lumbar region, तो उसको hemisection हुई of the spinal cord at the lumbar region, which sensory deficit is expected on the opposite side, तो opposite side पे आपको contralateral pain and temperature loss मिलेगा, ठीक है। ये आपको ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं। BRCA1 और BRCA2 mutation increase risk of several cancers.
विच कैंसर इज़ नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद बरका म्यूटेशन, तो बरका के साथ ब्रेस्ट भी एसोसिएटेड होता है, ओवेरियन भी, प्रोस्टेट भी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बरका। लेकिन आप याद रखें कि जो ब्रेस्ट, ओवेरियन, प्रोस्टेट उनका भी रिलेशन है बरका के साथ। A 5-year-old boy come in OPD with abdominal swelling. He is lethargic with light and dark streak of hair. तो 5 ईयर है, abdominal swelling है, he is lethargic, light और dark streak of hair आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये आपके साथ है क्वेशोआर्कर, ठीक है, क्वेशोआर्कर। A newborn baby started bleeding from stump of umbilicus or and nose after 2 days of birth due to which of the following vitamin deficiency, तो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, विटामिन के डिफिशिएंसी है ड्यू टू स्टेराइल गट, ड्यू टू स्टेराइल गट। 21-year-old boy diagnosed with leukemia, he has to undergo bone marrow biopsy. Patient bone marrow is taken from which of the following, तो bone marrow biopsy ली जाती है from the sternum, ठीक है। इसमें पास्ट निमोनिक है, पहले पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से लेते हो जो आपके साथ इजीली एक्सेसिबल है, फिर उसके बाद जो है सेकंड आप एसिस से लेते हो एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट से, थर्ड स्पाइनस प्रोसेस से, फोर्थ टिबिया से, ठीक है। लेस देन 1 ईयर में आपने डायरेक्टली टिबिया से लेना है, और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ टिबिया, फिफ्थ आप स्टर्नम से लेते हो। तो PASTS पास्ट्स, ये इसका निमोनिक है 1 2 3 4 5, ठीक है। अ पेशेंट विद एक्यूट MI डेवलप हाइपोटेंशन एंड साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, उसको एक्यूट MI है, उसको हाइपोटेंशन हुआ ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर, और उसको साइंस है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की, तो इसमें कौन सी आर्टरी आपके साथ इन्वॉल्व है, दैट इज़ योर राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इसमें RCA इज़ इन्वॉल्व्ड, क्योंकि RCA आपके साथ सप्लाई करती है 80% ऑफ द राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। इट सप्लाइज राइट वेंट्रिकल इन 85% ऑफ द पीपल हु आर राइट डोमिनेंट। राइट वेंट्रिकल इन्फार्क्शन रिड्यूसेस राइट वेंट्रिकुलर पंपिंग, अगर राइट वेंट्रिकल में इन्फार्क्ट आ गया तो राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा, तो उसकी पंपिंग कम हो जाएगी, तो उसमें क्या मसला आएगा कि लेस ब्लड आपके साथ लेफ़्ट हार्ट में जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रीलोड कम हो जाता है। प्रीलोड कहते हैं जितना ब्लड हार्ट में आ रहा है उसे प्रीलोड कहते हैं, जितना उससे जाता है उसे आफ्टर लोड कहते हैं। तो हाइपोटेंशन डिस्पाइट नॉर्मल और एलिवेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। फिर है 34-year-old मैरिड मेल पेशेंट with normal secondary sexual characteristic complains of infertility, so he was advised for semen analysis which shows normal fluid with azoospermia. Where is the defect, तो ये defect आपके साथ है in the vas deferens, in the Sartoli cell, sorry सार्टोली सेल्स में। ये ऑलरेडी हमने पिछले पेपर में भी ये सेम MCQ पढ़ा है, जब FSH और LH डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से एजोस्पर्मिया होती है। FSH इन मेल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सार्टोली सेल, तो इसका डिफेक्ट आपको मिल। फिर है न्यूट्रिशनिस्ट एक्सप्लेन्स द इनडाइजेस्टिबल फाइबर इन वेजिटेबल कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है एक्सप्लेन करता है दैट इनडाइजेस्टिबल फाइबर इन द वेजिटेबल्स जो है इसमें आपके साथ मोस्ट लाइकली क्या होता है, दैट इज़ योर सेलुलोज। अंडर माइक्रोस्कोप एब्जॉर्ब्ड सेल्स विच विल हैव हाईएस्ट टेलोमरेज एक्टिविटी, तो हाईएस्ट टेलोमरेज के बारे में आप याद रखो कि जर्म सेल्स में आपके साथ हाईएस्ट टेलोमरेज एक्टिविटी होगी। द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड गेट्स ब्लॉक्ड, द श्रिंकेज ऑफ ग्लैंड ऑकर ड्यू टू अ प्रोसेस ऑफ, तो पैरोटिड ग्लैंड अगर ब्लॉक हो जाए तो श्रिंकेज होती है वहाँ ड्यू टू एट्रोफी। एट्रोफी ऑप्शन में है, ऑप्शन ई देखते हैं, नहीं है ये। अच्छा, एपोप्टोसिस के बारे में कह रहे हैं और इसलिए इन्होंने अच्छा एपोप्टोसिस दिया है, ठीक है। एट्रोफी नहीं है तो एपोप्टोसिस बिल्कुल हो सकता है। ये मैंने आपको कहा भी था कि श्रिंकेज आपको जब भी नज़र आए
तो श्रिंकेज में आपने फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस में आपके साथ एंडोमेट्रियल सेल होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन है एंडोमेट्रियल सेल्स, menstruation, cell removal during embryogenesis, virus infected cells and neoplastic cells by the cytotoxic T cells। पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपके साथ काउंसलमैन बॉडी आपको वायरल हेपेटाइटिस में मिलती है, ठीक है, जो आपके साथ ग्लैंड एट्रोफी फॉलोइंग डक्ट ऑब्लिट्रेशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, दीज आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ये है एग्जांपल्स ऑफ एपोप्टोसिस। तो फिजियोलॉजिकल में एंडोमेट्रियल सेल्स, सेल रिमूवल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल्स बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। पैथोलॉजिकल में काउंसलमैन बॉडीज़ है, ग्लैंड एट्रोफी है और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर ऑन टिबिया, फीमर का एंटीरियर डिसलोकेशन हुआ है तो टिबिया पोस्टीरियरली चली गई, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हुआ, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का डैमेज हुआ। ये आप टिबिया से याद रखो। अगर टिबिया एंटीरियरली जाए तो एंटीरियर क्रूशिएट, अगर टिबिया पोस्टीरियरली जाए तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फीमर टिबिया के ऑपोजिट है, अगर फीमर आगे चला गया तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अगर पीछे चला गया तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वही है। अ पेशेंट डेवलप ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिक्रीज पल्स प्रेशर आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज। तो जब भी आपको कहें कि ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन जो कार्डियोटॉक्सिक है, दैट इज़ बुपीवाकेन, तो दिस इज़ बुपीवाकेन टॉक्सिसिटी। इरिवर्सिबली कॉक्स 1 कॉक्स 2 को एस्पिरिन इनहिबिट करता है, ठीक है, और रिवर्सिबल इज़ इनहिबिटेड बाय द NSAID, ठीक है। लो डोज थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है एस्पिरिन। कार्डियोटॉक्सिक बुपीवाकेन है। प्राइपिज्म आपके साथ ट्राइजोडोन कॉज करता है। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, फिनेटोइन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मेथोट्रेक्सेट, कार्डियोमेगेली, एड्रियामाइसिन, कर्निकटेरिस, सल्फोनामाइड्स, रिवर्सिबल ओलिगोस्पर्मिया बाय सल्फासेलाजीन, इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया बाय मिथाइल डोपा, ऑरेंज यूरिन, रिफाम्पसिन, गाउट पायराजिनामाइड, मेथमग्लोबिनीमिया, प्रोकेन, रेडमैन, वैनकोमाइसिन, ग्रेमैन, एम्योडेरॉन, ग्रे बेबी, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। फिर है फर्स्ट स्टेप इन एपोप्टोसिस। क्या होगा फर्स्ट स्टेप इन एपोप्टोसिस? इज़ योर एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस। सबसे पहले कैस्पेस एक्टिवेट होगा। पर्सन प्रेजेंट्स विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नाउ डिफ्यूज एसाइटिस इज क्लिनिकली एविडेंट and diagnostic paracentesis is planned. Which of the following is the most appropriate site for acidic fluid tap that minimizes the risk of injury to the inferior epigastric vessel? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है, लेकिन इसमें सेम टू सेम MCQ है। राइट लोअर क्वाड्रेंट 2 सेंटीमीटर बिलो एंड मीडियल टू द एसिस। लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये सोडियम चैनल्स को आपके साथ आयनाइज फॉर्म में ब्लॉक करता है, ठीक है, सोडियम चैनल को आयनाइज फॉर्म में ब्लॉक करता है, बिल्कुल। एपोप्टोसिस किस तरह होती है? सेल श्रिंकेज होगी उसमें, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एल्डरली मेल विद सिवियर एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन डेवलप हुआ। लेप्रोटमी जब हुई तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपके साथ डार्क कलर में है एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी स्क्लेरोटिक। तो इसमें कौन से पैथोलॉजिकल टाइप की इंजरी हुई है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? दिस इज़ योर रेड इन्फार्क्ट। इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो ये भी एक्सप्लेन मैंने आपके साथ किया है कि टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स में आपके साथ रेड इन्फार्क्ट होगा। अच्छा, 62-year-old man recovering from a left MCA stroke is unable to perform fine motor tasks such as buttoning his shirt. Which neuron are primarily affected? तो इसमें कौन से न्यूरॉन primarily affected है? That are your pyramidal cells, ठीक है, pyramidal cells याद रखो। फिर है जो फाइन स्किल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द हैंड है उसको कौन कंट्रोल करता है? पायरामिडल सेल्स उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और
स्टेलेट को जो है इंटरन्यूरॉन, स्टेलेट को कंट्रोल करता है इंटरन्यूरॉन पुरकिंजी सेरेबेलम में होगा। बेट्स आपको लार्जेस्ट pyramidal सबटाइप, बट डैमेज causes gross non-selective fine skill loss। फिर 30-year-old मेल है, आफ्टर RTA कंप्लेन्स ऑफ लोअर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन पेन। ठीक है, 30-year-old मेल है, RTA के बाद उसको लोअर चेस्ट अपर एब्डोमेन में पेन है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली इंजरी? तो इसमें मोस्ट लाइकली इंजरी इज़ योर लोअर रिब फ्रैक्चर। जब भी पेन इन द लोअर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है? आफ्टर ट्रॉमा मोस्ट कॉमनली इंडिकेट्स इंजरी टू द लोअर रिब्स, जिसका मतलब है 9 to 12 रिब्स इसमें इंजर हुए हैं। ठीक है, लोअर चेस्ट अपर एब्डोमेन। तो आपने ये सस्पेक्ट करना है कि 9 to 12 रिब की इंजरी हो सकती है। लेफ्ट रीनल वेन entrapment occurs due to compression between, तो लेफ्ट रीनल वेन entrapment कब होती है? जब आपके साथ कंप्रेशन ऑकर होती है बिटवीन SMA एंड आयोटा। एट्रोपिन एक्ट प्राइमरीली बाय, तो एट्रोपिन एक्ट करता है बाय ब्लॉकिंग द मस्करीनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ACTH प्रोड्यूस बाय क्लीवेज ऑफ विच प्रिकर्सर? तो ACTH इज प्रोड्यूस बाय द क्लीवेज ऑफ POMC। ठीक है, मेलेनोकॉर्टिन है POMC। अच्छा, अ पेशेंट विद टोसिस मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस हॉर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, जिसमें सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन डैमेज होगा। क्रेनियल नर्व 7 और 8 पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जगुलर फोरामेन से, सॉरी, इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से पास होते हैं। जगुलर से तो 9, 10 और 11 पास होते हैं। 9, 10, 11 है कि हाँ, 9, 10, 11 है, और 12 हाइपोग्लॉसल से पास होता है। 7 और 8 आपके साथ इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से पास होते हैं। कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मैंने आपको कहा था कि दैट इज़ योर फीमोरल वेन। ठीक है, TVT में पॉप्लीटल वेन। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टू रिड्यूस इन्फेक्शन ड्यूरिंग CVP लाइन इंसर्शन? तो मोस्ट इफेक्टिव टू रिड्यूस ड्यूरिंग CVP लाइन इंसर्शन इज योर स्टेरिलाइजेशन विद आयोडीन सोल्यूशन। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू पैराथायरॉयड एडिनोमा टिपिकली प्रेजेंट्स विद, तो ये आपके साथ प्रेजेंट करता है विद लो PTH, विद हाइपरकैल्सीमिया, सॉरी। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू PTH एडिनोमा, तो ये हमने ऑलरेडी कहा है कि जब भी PTH की एडिनोमा होगी, पैराथायरॉयड एडिनोमा होगा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा PTH प्रोड्यूस होता है। तो PTH आपके साथ नॉर्मली क्या करता है? फॉस्फेट को कम करता है और आपके साथ कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है। अगर PTH एडिनोमा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा PTH प्रोड्यूस होगा, तो फॉस्फेट उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और कैल्शियम उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कॉज करता है हाइपरकैल्सीमिया। 70-year-old कश्मीरी फार्मर प्रेजेंट्स विद एन अल्सरेटेड लीजन ऑन डॉर्सल हैंड। ठीक है, तो कश्मीरी है जिसको अल्सरेटेड लीजन आपके साथ डॉर्सल हैंड पे, इट सजेस्ट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। हैंड की बात आ गई तो आपने उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लिखना है। विच इज़ द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव इंट्रा सेलुलर टारगेट? रेडियो सेंसिटिव इंट्रा सेलुलर टारगेट आपके साथ DNA है। ठीक है, अ पोस्ट पार्टम वोमेन हैज़ गम ब्लीडिंग प्लेटलेट्स 30K, प्रोलॉन्ग PT एंड APTT। ठीक है, प्लेटलेट्स कम है, PT और APTT ज़्यादा है। ठीक है, और ब्लास्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं ऑन स्मीयर। तो ये आपके साथ क्या हुआ? APTT और PT नॉर्मल होते हैं ITP में, तो ये ITP तो निकल गया। अगर PT APTT आपके साथ ज़्यादा है, गम ब्लीडिंग भी है, ब्लास्ट भी है, तो DIC आपके साथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि DIC में सब कुछ इंक्रीज़ होता है। 35-year-old woman presents with intermittent dizziness, a sense of fullness in the left ear, tinnitus and unilateral hearing loss. On examination she has right beating horizontal nystagmus. Which of the following is the underlying pathology? तो इसकी underlying pathology क्या हुई? ठीक है, तो the underlying pathology is
कि इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ एंडोलिम्फ आपके साथ इंक्रीज़ होता है इन द लेफ़्ट ईयर। ये मेनियर्स डिजीज़ का सिनेरियो था जिसमें एंडोलिम्फ की वॉल्यूम और प्रेशर ज़्यादा हो जाती है इन द अफेक्टेड ईयर, जिसकी वजह से वर्टाइगो, टेनाइटस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है। और एक्यूट अटैक में क्या होता है कि निस्टैगमस होता है, टिपिकली बीट्स अवे फ्रॉम द अफेक्टेड ईयर। जो अफेक्टेड ईयर होगा उसके ऑपोजिट जाएगा ड्यू टू रिलेटिव वेस्टिबुलर हाइपो एक्टिविटी ऑन दैट साइड। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेरेब्रल एक्विडक्ट कॉजेज डायलेशन ऑफ। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट आपके साथ कहाँ पे मौजूद होता है? सेरेब्रल एक्विडक्ट आपके साथ, जिसे हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल पे जाता है फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू। थर्ड से फोर्थ में जब जाता है दैट इज़ एक्विडक्ट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। और फोर्थ से जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाता है थ्रू फोरामेन ऑफ लुश्का एंड मेजेंडी। अभी ये कह रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है सेरेब्रल एक्विडक्ट में, ठीक है, तो इसमें थर्ड वेंट्रिकल आपके साथ जो है उसकी डायलेशन होगी। थर्ड से फोर्थ में जाता है ना, तो ये आपके साथ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दैट इज़ योर लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड से फोर्थ के दरमियान आपके साथ क्या होता है? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अगर ये ब्लॉक हो गया तो फोर्थ में कुछ चीज़ नहीं जाएगी, सब कुछ थर्ड वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होगा। तो दैट इज़ द डायलेशन ऑफ योर थर्ड वेंट्रिकल। होपफुली समझ आ गई होगी। अच्छा, ये यही बातें हैं जो मैंने आपको सिंपली समझा दी। अ 48-year-old diabetic patient is advised to choose carbohydrate that rise blood sugar more slowly. What technical term refer to the rate at which carbohydrate increase blood glucose after eating? ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट को एडवाइस किया है कि कार्बोहाइड्रेट खाओ, ठीक है, जो ब्लड शुगर को स्लोली रेस करता है। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिपीटेड एमसीक्यू है, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अ 30-year-old woman with red gene mutation is being evaluated for MEN2A. Which of the following tumor is not a feature of MEN2A? ठीक है, तो MEN2A का फीचर क्या नहीं है? फियोक्रोमोसाइटोमा आपको मिलती है MEN2A में, पैराथायरॉयड भी आपको मिलता है, ठीक है, नहीं, हाँ, पिट्यूटरी इसमें आपको नहीं मिलता। तो इसमें आपको मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा और पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया मिलती है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बहुत अच्छा डायग्राम दिखाया है। A 29-year-old woman at 10 weeks of pregnancy presents with acute DVT in her left leg. She started on low molecular weight heparin. She's worried about the medicine harming the baby and asks whether the drug will affect the fetus. Which is the best explanation why lower molecular weight heparin is preferred for anticoagulation during pregnancy? तो इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या है? इन ऑप्शंस को आप वीडियो पॉज करके पढ़ो और फिर आप जो है गेस लगाओ। तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। 28-year-old woman woman secretary complains of fatigue that increases throughout the day, ठीक है। At the end of her workday, she says her eyes feel tired. Initial drug given for myasthenia which decreases acetylcholine degradation. तो ये कौन सा होगा? That will be your, अच्छा, इनिशियल ड्रग जो आपने मिस्टीनिया में दिया और उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन डिक्रीज़ हो गई, तो ये आपके साथ कौन सा ड्रग हो गया? मिस्टीनिया ग्रेविस तो है उसको, तो इसमें आप देते हो एडोरफोनियम, जो सॉरी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर नियोस्टिकमीन। इनिशियल ड्रग की बात, अच्छा इनिशियल ड्रग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल हम मिस्टीनिया ग्रेविस में नियोस्टिकमीन देते हैं, ठीक है। नियोस्टिकमीन हम देते हैं इनिशियल।
एडोरफोनियम तो टेंसिलॉन टेस्ट है, वो तो आपको डिफरेंशिएट करवाएगा, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी है, ठीक है। मिस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक गेटेड चैनल्स होंगे और इसके लिए हम ACH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ करते हैं। पेशेंट हैज़ अ लीजन अफेक्टिंग द थर्ड वेंट्रिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट। तो पेशेंट को आपके साथ है लीजन जो आपके साथ थर्ड वेंट्रिकल को अफेक्ट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम विल बी मोस्ट लाइकली प्रेजेंट, तो इसमें होगा मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। फिर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी टिश्यू। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन कौन देता है? आपके साथ मैक्रोफेजेस देते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस हैं। ब्लड की बात आ जाए तो फिर न्यूट्रोफिल लिखना है। सरफेस की बात आ जाए तो स्किन, ओवरऑल फर्स्ट लाइन इज स्किन, ठीक है। तो टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस लिखना है, ब्लड में न्यूट्रोफिल लिखना है। Which clotting factor deficiency leads to thrombosis rather than bleeding? तो कौन से फैक्टर की डिफिशिएंसी आपके साथ थ्रोम्बोसिस कॉज करवाएगी? तो दैट इज़ क्या हो सकता है? लीड्स टू थ्रोम्बोसिस रादर देन ब्लीडिंग। तो फैक्टर 5 लेड इन ऑप्शन नंबर ए फैक्टर 12 है ये, ठीक है। फैक्टर्स मेरे भी बहुत कमज़ोर है वैसे। Which clotting factor deficiency leads to thrombosis rather than bleeding? That is your factor 12. It will cause thrombosis rather than bleeding. Factor 5 mutation आपके साथ thrombosis करवाती है। Factor 5 की deficiency bleeding करवाती है। Factor 12 deficiency आपके साथ thrombosis करवाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक, अच्छा तो फैक्टर 5 म्यूटेशन थ्रोम्बोसिस करवाती है, फैक्टर 12 की डिफिशिएंसी थ्रोम्बोसिस करवाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि ये दोनों फैक्टर 12 फैक्टर 5 की म्यूटेशन आपके साथ थ्रोम्बोसिस करवाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ फैक्टर 5 लेड इन दिया था, तो उन्होंने आपको ये नहीं कहा था कि फैक्टर 5 का म्यूटेशन हुआ है। फिर अगर म्यूटेशन की बात होती फिर थ्रोम्बोसिस, फिर फैक्टर 5 म्यूटेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। फैक्टर 12 भी थ्रोम्बोसिस करता है, फैक्टर 5 आपके साथ ब्लीडिंग करवाता है। एक्वायर्ड में आपने एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम लिखना है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड में आपने वॉन विलीब्रेंड लिखना है। मोस्ट कॉमन थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में फैक्टर 5 म्यूटेशन लिखनी है। फिर सिवियर हाइपोमैग्नीसीमिया आपके साथ क्या कॉज करता है? सिवियर हाइपोमैग्नीसीमिया लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया पैराथायरॉयड हाइपरकैल्सीमिया को स्टिमुलेट करता है। सिवियर हाइपोमैग्नीसीमिया सप्रेसेस द PTH और हाइपोकैल्सीमिया कॉज करवाता है। तो माइल्ड कॉजेज हाइपरकैल्सीमिया और सिवियर आपके साथ हाइपोकैल्सीमिया करता है। Which of the following is an example of primary active transport? तो primary active transport का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है? दैट इज़ योर हाइड्रोजन पोटाशियम पंप। फिर इसके बाद है 30-year-old unmarried female patient presents with periauricular oturia and swelling in the parotid region. On examination, a firm non-tender mass is noted in the parotid gland. No any symptom of facial nerve injury. Which of the following is most appropriate initial investigation? तो most appropriate initial investigation आपने क्या करनी है इस केस में? You have to do FNAC, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि CT स्कैन, MRI स्कैनिंग आर मोस्ट यूजफुल टेक्निक्स। FNAC जो है आपके साथ may aid in obtaining pre-operative diagnosis of periauricular swelling, but open surgical biopsy is contraindicated unless malignancy is suspected, ठीक है। तो आपने इसमें अगर एक पेशेंट आई है फीमेल और उसको पेरिओरिकुलर स्वेलिंग है या वहाँ पे कोई डिस्चार्ज ओटूरिया वगैरह है, ठीक है, इन द पेरोटिड रीजन, ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होगा? इसमें mass is noted in the parotid gland, no any symptoms of facial nerve injury, तो most appropriate initial investigation आप करोगे FNAC, ठीक है। CT स्कैन और MRI जो है ये भी मोस्ट यूज़फुल टेक्निक है, लेकिन FNAC आपको डायग्नोसिस के बारे में बताएगा।
So if you are liking these videos, kindly do subscribe the channel. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपके लिए विद इन नेक्स्ट 2 days सारे प्रोवाइड कर दूँ, सो आप इसको बिफोर योर एग्ज़ाम यू कैन वॉच दैम. So thanks for watching. Please do give me your support and inshallah see you in the next video.